चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भाई, इंग्लिश का पेपर लिखने वाले हो ना? तो आज के ये वीडियो में हम थोड़ा सा इंग्लिश का प्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे कि जब आप इंग्लिश का पेपर लिखो तो कैसे प्रेजेंटेशन करना है। हम ये ब्लूप्रिंट जो पेपर पैटर्न है आपके, वो पेपर पैटर्न भी समझते जाएंगे कि कौन से सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है, और उसके ही साथ साथ प्रेजेंटेशन भी रखनी है। इंग्लिश आपका मेन लैंग्वेज है, मेन सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ज़रूरी है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी अगर एक बात कहें तो आपकी इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज आपकी उसमें ज़रूरी है। आपके इंग्लिश में लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन जितना अच्छा होगा, उतना आप इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स कवर करोगे। ठीक है? जिन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है, टेंसेस में प्रॉब्लम होती है, बेसिक जो है वो आंसर बनाकर लिखना नहीं आता, जो स्टूडेंट कहते हैं मैं बना के लिखूंगा, और बना के लिखने में कोई भी टेंस यूज हो जाता है, कोई भी ग्रामर यूज हो जाता है, जिन्हें उसमें तकलीफ है, तो उसके लिए इंग्लिश थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बरोबर। बाकी जिन्हें इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं हम तो अच्छी तरह से बोल लेंगे, अच्छी तरह से लिख लेंगे, तो इंग्लिश तो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, मेन चीज ये है कि आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। है ना? सैडली हमारे यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है। लैंग्वेज मेन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी इंग्लिश में काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना? ये बुरी बात है, पर ठीक है, ये चीज मेन ध्यान में रखनी है। और दूसरा, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए कि बस ये दो चीजें आपकी पकड़ में आ गई ना, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप लोग। ठीक है। अच्छा, तो चलो अगर प्रेजेंटेशन वाइज बात करें कैसे कैसे कवर करना है, सेक्शन वाइज जाते हैं क्या क्या आता है और कैसे कैसे लिखना है। सेक्शन ए जो आपका पहला कहते हैं वो प्रोज का आपका सेक्शन आता है, मतलब चैप्टर्स में से पहले आपके कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, एमसीक्यूज चैप्टर में से ही आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यू टाइप में 2 मार्क, मतलब पैराग्राफ होगा उसके नीचे 2 एमसीक्यूज होंगे, उसे सॉल्व करना है आपको। बरोबर। उसके बाद फिर से कॉम्प्रिहेंशन आता है 3 मार्क का, पर उसमें वेरी शॉर्ट आंसर होता है, VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू नहीं, आंसर लिखना है पूरा। बरोबर ना? पूरा पूरा आंसर लिखना है उसमें। तो ये कॉम्प्रिहेंशन, उसमें पैराग्राफ होगा, नीचे 3 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखना है आपको। उसके बाद फिलअप्स आएगी। फिलअप्स भी आपकी पैराग्राफ वाइज फिलअप आती है, पूरा पैराग्राफ होता है, टेक्स्ट बुक का ही कोई पैराग्राफ होता है उसमें, और उस पैराग्राफ में आपके 5 मार्क में है ना, करीबन जो है वो 10 जितनी ब्लैंक्स उसमें रहती है, और ऊपर सबके आंसर भी होते हैं, आपको आंसर भी दिए गए ही होते हैं, बस उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढ के लिखना है। बराबर। फिल इन द ब्लैंक्स में पैराग्राफ होगा टेक्स्ट बुक का ही, बीच में ब्लैंक्स होगी, उस ब्लैंक्स के ऊपर ऑप्शन भी होंगे, खाली सही जगह पे ब्लैंक रखनी है। और फिर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे टेक्स्ट बुक के। बराबर ना? 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 3 लिखने हैं, आपके 6 मार्क के रहेंगे, मतलब 2-2 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा। अब आप लिखोगे कैसे सेक्शन ए? जब आपके सेक्शन ए आता है तो उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि आप कोई भी सेक्शन पेपर में शुरू कर रहे हो, सबसे पहले पेज में ऊपर ब्रैकेट में नहीं, यहां पर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सेक्शन ए का, यहाँ बीच में कि आप सेक्शन ए शुरू कर रहे हो। और इंग्लिश में ऐसा है ना कि आप कोई भी टॉपिक शुरू करो ना, तो कोई भी टॉपिक को बिल्कुल बीच में पहले उसकी हेडिंग लगाओ। हाँ, बीच में हेडिंग लगाओ उसकी। बरोबर, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपको इंग्लिश में है ना वो लाइन वाइज क्वेश्चन दिए गए होते हैं। 2 एमसीक्यू है तो 1 और 2, फिर 3 ये हैं तो 3, 4 और 5 क्वेश्चन ये होगा। फिर ये ब्लैंक्स हैं उसमें, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ऐसे शुरू होगा। फिर क्वेश्चन आंसर्स है तो उसके बाद 10, 11, 12, 13 ऐसे क्वेश्चन, मतलब लाइन वाइज ही हैं उसमें। तो इसीलिए आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो पहले बीच में वो मेंशन करो, नहीं तो यहाँ पे खाली 1, 2, 3, 4 करके जो लिखते जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी चीज कहाँ शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है। बरोबर। तो ये समझना, आप सपोज आप कॉम्प्रिहेंशन लिख रहे हो, तो यहीं पे ही सेक्शन ए, फिर यहाँ पे लिखो कि कॉम्प्रिहेंशन, और ब्रैकेट में एमसीक्यू, कि भाई एमसीक्यू का कॉम्प्रिहेंशन, एक लाइन कर दो या 2 लाइन कर दो वहां। फिर वहां पे शुरू करो कि भाई सपोज कॉम्प्रिहेंशन में 2 एमसीक्यू होंगे, पूरा पैराग्राफ तो आपको लिखना नहीं, क्वेश्चन भी नहीं, इवन आंसर भी नहीं। एमसीक्यू के लिए भाई आंसर 1 और कोई भी एक ऑप्शन लिख दो, भाई सपोज बी ऑप्शन है, वो बी, खाली बी, भले सेंटेंस भी ना लिखो, टाइम बचेगा। बरोबर। सेंटेंस लिखना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन लिखना कंपलसरी है। कितने स्टूडेंट जो है वो ये ऑप्शन नहीं लिखते और डायरेक्ट यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं जो आंसर है। बरोबर, कितनी बार मिस्टेक हो जाती है और मार्क कट हो जाते हैं। तो ये मत लिखो, ऑप्शन लिखो, इससे टाइम भी बचेगा। बरोबर भी भाई, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, फिर सेकंड है, तो दूसरी लाइन में यहाँ पे आंसर 2 दिखना चाहिए कि आप ये आंसर लिख रहे हो। क्या आंसर 2, उसमें सपोज सी ऑप्शन है तो वो ऑप्शन सी।
ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, बराबर। फिर उसके बाद दूसरा कॉम्प्रिहेंशन आप लिखोगे, वेरी शॉर्ट आंसर है तो उसके एक लाइन छोड़ के फिर से लिखो कॉम्प्रिहेंशन और वेरी शॉर्ट आंसर, कि भाई वो वेरी शॉर्ट आंसर का कॉम्प्रिहेंशन। फिर वहां से शुरू करो कि भाई सपोज आंसर 3, 3 क्वेश्चन होंगे ना, आंसर 3, फिर उसमें पूरा सेंटेंस लिखो आप, बराबर, ऐसे पूरा सेंटेंस। फिर एक लाइन छोड़ के हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़ के आंसर 4, एक लाइन छोड़ के आंसर 5। अरे बात समझ में, ऐसे ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पता चलता है कि हाँ ये अलग लिख रहे हो, ये अलग लिख रहे हो। स्टूडेंट बीच में ये नहीं लिखते, सीधा 1 2 3 4, पता ही नहीं चलता कौन सा पैराग्राफ कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये चीजें नहीं, ये प्रेजेंटेशन में बातें ध्यान में रखना भाई, बराबर। एमसीक्यू है वो ऊपर लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हेडिंग लगा कि हाँ ये कॉम्प्रिहेंशन लिख रहे हैं। उसके बाद फिलअप्स है तो एक लाइन छोड़ के फिर से लिखो फिलअप्स। अब फिलअप्स में आपको कैसा होता है भाई, ये फिलअप्स फिर यहाँ से शुरू कर। अब इसमें कैसा रहता है आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पैराग्राफ होता है, ऊपर ऑप्शंस भी होते हैं, खाली सही जगह लिखना है। पर पैराग्राफ आपको पूरा नहीं लिखना है, पैराग्राफ पूरा नहीं लिखना है, उसको आंसर वाइज लिखना है कि पहली ब्लैंक में क्या आंसर, दूसरी ब्लैंक में क्या आंसर, वो अरेंजमेंट में लिखो। मतलब सपोज आप 5 तक यहाँ लिख रहे हो तो उसके बाद पैराग्राफ है ना, तो पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना। आपके एग्जाम में भी लिखा होता है कि राइट ओनली आंसर्स, तो पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है भाई। 5 तक आपने ये लिखे, अब 6 से फिल इन द ब्लैंक शुरू हो रही है, एक लाइन छोड़ के बीच में लिखो फिल इन द ब्लैंक्स, फिर नीचे लिखो कि आंसर 6, फिर जो भी उसकी ब्लैंक हो, आंसर 7 जो भी उसका ब्लैंक हो, बस खाली वो ब्लैंक्स के आंसर लिखने हैं। बात समझ में आ रही है कि सिर्फ उसके आंसर्स लिखना, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, टाइम भी बचेगा और लिखना ही नहीं होता, ब्रैकेट में लिखा हुआ ही होता है कि राइट ओनली आंसर्स। तो ऐसे आंसर लिखना, तो पता चलता है ये एमसीक्यू लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे, बराबर। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आते हैं कि एनी 3 आउट ऑफ 5, तो उसमें भी वैसे ही कि क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, अब मेरे यहाँ गैप कम है पर यहाँ बीच में लिखना कि भाई क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स में फिर वहां पे जो भी शुरू होता है, भाई सपोज आंसर 10 तो आंसर 10 में वहां से क्वेश्चन आंसर्स, बराबर। ऐसे पूरी एक प्रेजेंटेशन रखना। ये लास्ट में मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर इस तरह से आपका हर एक पार्ट अलग अलग दिखना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो उसमें। अरे ना बात ध्यान। हाँ, और क्वेश्चन आंसर्स जब लिखो तो क्वेश्चन आंसर्स को 2 पैराग्राफ बना के लिखना। पहला पैराग्राफ, वो फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स में इंट्रोडक्शन कंपलसरी लिखना है, ठीक है, कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन रहना चाहिए, जहां इंट्रोडक्शन में ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है, उसके राइटर के नेम, चैप्टर की क्विक समरी क्या है, वो पार्ट लिखना हो। अरे ना बात समझ में। तो पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का हो, फिर सेकंड पूरा पैराग्राफ आपका मेन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो टॉपिक उसमें होना चाहिए। आप लोग ऐसे मत किया करो कि भाई जो क्वेश्चन भाई इस चैप्टर का है तो इस चैप्टर की पूरी स्टोरी लिख दें। पूरी स्टोरी लिखोगे तो भी 2 मार्क में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन में जो मेन चीज पूछी हुई है वही चीज आपको जस्टिफाई करनी है। अच्छा, और कितना लिखना है आपको क्वेश्चन, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आपकी बोर्ड की सप्लीमेंट्री आती है, वो बोर्ड की सप्लीमेंट्री काफी लार्ज रहती है, उसका पूरे पेज का 50% या मैक्सिमम 70 या 75% जितना, पूरे पूरे पेज का 2 मार्क के लिए आंसर नहीं लिखना। आधा पेज या उससे थोड़ा ज्यादा पेज 2 मार्क में इनफ है। पूरा पूरा पेज का एक एक आंसर लिखते जाओगे 2 मार्क के लिए, इतना टाइम नहीं बचेगा आपको। और कितनी बार आपने खाली वो बड़ा चढ़ा के लिख लिया जो जरूरी पॉइंट है ही नहीं, तो भी पूरा पेज के बाद भी 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, बराबर। तो ध्यान दो, जब बड़ी सप्लीमेंट्री आती है, आपका A4 साइज का पेज होता है ना बुक में, A4 साइज का जो है वो बड़ा पेज जो बुक का, उसका आधा पेज है, उससे थोड़ी लाइन 2 3 लाइन ज्यादा, इतना 2 मार्क में इनफ है कि पहले 2 3 लाइन इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद आधे पेज जितना जो है वो आंसर लिखो, इनफ। समझ आ रही है बात। ऐसे ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप लोग। अब सेक्शन ए में ऐसे लिखोगे, ध्यान देना प्रेजेंटेशन बता रहा हूं आपका, ये चीज होनी चाहिए ऐसे बरोबर, ठीक है। फिर सेक्शन बी में लिखोगे, वो पोयम और सप्लीमेंट्री के आते हैं, उसमें भी वैसे ही, उसमें भी पहले आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है पोयम का कॉम्प्रिहेंशन। तो ऊपर हेडिंग लगाओगे सेक्शन बी, जैसे इसमें लिखा ना सेक्शन बी, नया सेक्शन नए पेज पे, तो सेक्शन बी वहां पे,
और सेक्शन बी के बाद भाई उसमें पहले कॉम्प्रिहेंशन वेरी शॉर्ट आंसर है तो ऊपर ही हेडिंग लगाना कॉम्प्रिहेंशन वेरी शॉर्ट। ये वेरी शॉर्ट आंसर के मतलब पोयम ही, टेक्स्ट बुक की कोई पोयम होगी उसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क में, बराबर। तो कॉम्प्रिहेंशन वेरी शॉर्ट आंसर और उसके नीचे उसके आंसर लिखो ऐसे एक एक लाइन करके आंसर 1 2 3 जो भी उसका नंबर हो, नंबर बरोबर रखना, एक नंबर में दूसरा आंसर ना हो। फिर FOS आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, MCQ टाइप में आते हैं वो 2 मार्क के, तो वो भी MCQ आता है ना, तो ऊपर पहले हेडिंग लगाओ, भले शॉर्ट में ही हेडिंग लगाओ ना, FOS कौन बोल रहा पूरा पूरा लिखो कि FOS MCQ ऐसे लिखना, एक लाइन जो ये लिखो एक लाइन छोड़ के लिखो FOS MCQ, और MCQ में खाली ऑप्शन, भले पूरा पूरा आंसर ना लिखो, उसमें जो भी वर्ड आता हो पूरा वर्ड ना भी लिखो पर ऑप्शन कंपलसरी लिखना है ऐसे ब्रैकेट में, बराबर। FOS में फिर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, पोयम के क्वेश्चन आंसर्स 5 में से 3 अटेम्प्ट करने, वही 6 मार्क के, तो उसको भी ऐसे ही जैसे बताया ना कि उसके बाद एक लाइन छोड़ के बीच में हेडिंग लगाओ क्वेश्चन आंसर्स, फिर नीचे उसके आंसर, ये भी 2-2 मार्क के हैं, मतलब आधे पेज जितना आंसर हो, आधा पेज या उससे 2-3 लाइन ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, पूरे पूरे पेज का मत लिखना पोयम के आंसर्स भी, क्वेश्चन आंसर्स। फिर कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन फिर से आते हैं वो सप्लीमेंट्री रीडिंग के, आपको भी ध्यान है सप्लीमेंट्री रीडिंग के आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछते, पैराग्राफ वाइज आता है, बराबर ना। 2 पैराग्राफ रहेंगे कि एक पैराग्राफ में आएगा वेरी शॉर्ट आंसर 3 मार्क के, मतलब पैराग्राफ होगा उसके नीचे क्वेश्चन है, MCQ नहीं, क्वेश्चन आंसर्स होंगे 3 मार्क के, और दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, बराबर। तो उसको भी वैसे ही कि यहाँ कॉम्प्रिहेंशन वेरी शॉर्ट आंसर, फिर उसमें नंबर 1 2 3 जो भी इसका आता हो, फिर दूसरा भी फिर से एक लाइन छोड़ के कॉम्प्रिहेंशन बीच में लिखते हैं, फिर आंसर जो भी हो भाई 4 5 6 जैसे भी, बरोबर। हर सेक्शन, हर जब आप नया शुरू कर रहे हो हर चीज, तो वो हर नई चीज आपको ऐसे अलग अलग करके बतानी है, तो वो आपका पेपर दिखने में मस्त लगेगा और चेक करने वाले को भी पता चलेगा आपने कौन सा आंसर कहाँ शुरू किया कहाँ गलत, क्योंकि वो उतावल में चेक करेंगे, आपने ये नहीं लिखी है तो कितनी बार एक का दूसरा हो जाता है, सही भी गलत हो जाता है उसमें, हाँ गलत भी सही हो जाएगा नसीब अच्छा होगा तो, पर ज्यादातर सही गलत हो जाता है फिर, तो ऐसी मिस्टेक ना हो इसके लिए हर एक चीज अलग अलग करके बायफरगेट करो, उसे दिखाओ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में, समझ रहे हो सेक्शन ए और बी कैसे लिखना है, बराबर ना। अब सेक्शन सी में भी कैसे लिखना है मैं समझा रहा हूँ इसे रफ करके। फिर सेक्शन सी की बात करें ना, सेक्शन सी आपके ग्रामर पार्ट का आता है, जिसमें सबसे पहले 4 मार्क के आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ध्यान है ना, आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, पैराग्राफ को 4 लाइन अलग अलग दिया गया होगा, उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक होगी, तो उस मिस्टेक को कैसे सॉल्व करना है या क्या उसकी जगह पर सही वर्ड होना चाहिए वो बताना है, जो एरर हो उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट करके लिखना है हमें। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसकी प्रैक्टिस के लिए भी कहो तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग वही सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपको जनरल इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, बराबर। जितनी जनरल इंग्लिश आपकी अच्छी होगी उतने, इसके कोई रूल नहीं आते रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कि ये चीज हो तो इसको ऐसे कन्वर्ट करो, ये चीज हो तो ऐसे कन्वर्ट करो, इसमें इंग्लिश के सब रूल्स आते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसे रूल्स नहीं है, सब इंग्लिश के नियम, सब बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, बराबर। कभी प्रेजेंट टेंस चल रहा है उसमें दिया हुआ ही इज, पर एक्चुअली आता हो ही वॉज, आगे पीछे का सेंटेंस देख के पता करते हैं कि ये तो पास्ट टेंस में चल रहा है, ही इज क्यों लिखा हुआ है, तो नहीं इज की जगह वॉज आएगा, ऐसा एरर, तो ये जनरल इंग्लिश के एरर हैं, बराबर। इसके लिए रूल्स नहीं है कि ऐसा ही हो तो ऐसा ही करना है, ठीक है ना, ऐसे कोई फिक्स रूल्स नहीं आते दूसरे ग्रामर के टॉपिक की तरह, तो इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग जितनी अच्छी होगी और जितना आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी होगी उतना ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 मार्क का इजीली कंप्लीट होगा। और लिखोगे कैसे, अच्छा पैराग्राफ होता है तो पूरा पैराग्राफ ही एरर ठीक करके नहीं लिखना है, ठीक है ना, ब्लैंक की तरह ही लिखना होता है। आप सेक्शन सी बीच में शुरू करोगे ना, सपोज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो बिल्कुल बीच में हेडिंग लगाओ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लाइन करके फिर यहाँ पे जो भी आंसर उसका आता हो, सपोज अगर आंसर 31 शुरू हो रहा है तो आंसर 31 यहाँ पे आप लोग पहले लिख देते हैं कि भाई एरर क्या है और उसका रेक्टिफिकेशन क्या है। आपको पेपर में भी पता है ऐसे ही ब्लैंक्स दी गई होती है कि एरर रेक्टिफिकेशन ऐसे ब्लैंक होती है ना, तो उसी ब्लैंक की तरह ही लिखना है, पूरा पैराग्राफ नहीं, यहाँ एरर और रेक्टिफिकेशन, फिर यहाँ पे लिख दोगे सपोज आंसर 31 है तो ब्रैकेट में हाईलाइट करके बताते हैं आंसर 31 भाई, एरर सपोज इज है
उसकी जगह पे रेक्टिफाई वॉज होना चाहिए, बस इतना। 4 मार्क में 4 ब्लैंक आएगी, वो चारों ऐसे ही लिखने भाई। आंसर 31 दूसरी एरर है, दूसरी लाइन में, हर लाइन में एक एक एरर होती है। दूसरा ही लिखो आंसर 32 भाई, जो भी एरर हो कि भाई लिखा हुआ है धैन पर लिखना है हमें धैन, तो जो भी एरर है वो एरर लिखो कि ये एरर है और उसकी जगह वो रेक्टिफिकेशन, एक एक वर्ड, एक एक या दो दो वर्ड का ही, समझ गया ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऐसे ही लिखना है, प्रेजेंटेशन ऐसे पूरा पूरा पैराग्राफ मत लिखना उसमें, ऐसे एरर रेक्टिफाई करनी है, ठीक है। फिर पंक्चुएशन आते हैं, 2 मार्क का पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्किंग मतलब आपको टेक्स्ट बुक का ही एक पैराग्राफ दिया गया होगा और टेक्स्ट बुक के एक पैराग्राफ में उसमें क्या कह सकते हैं कि भाई जो भी पंक्चुएशन मार्किंग मिसिंग हो वो लिखने हैं हमें। पंक्चुएशन मार्क होता है ना भाई, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो भी लिखना हो वो उसमें प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे पंक्चुएशन मार्किंग करेंगे उसमें। तो ये पंक्चुएशन होगा, उसे भी ऐसे ही आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं कि भाई पंक्चुएशन, पंक्चुएशन और उसमें जो भी हो, सपोज आंसर 35 है तो पंक्चुएशन में आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, उसमें पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें खाली आप मार्क के फुल स्टॉप लग रहा है, आप लिख दो आंसर 35 फुल स्टॉप, आंसर 36 क्वेश्चन मार्क, और कहाँ क्वेश्चन मार्क कहाँ फुल स्टॉप वो भी तो बताना है ना, तो उसके लिए तो पूरा पैराग्राफ लिखना ही पड़ेगा आपको। इसमें पूरा पैराग्राफ लिखते हैं और बरोबर पंक्चुएशन करो। उसमें ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन मार्क किया, आप लोग ऐसे करते हो कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया फिर नीचे उसके अंडरलाइन करते हो, ऐसे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है एक एक मार्क के ऊपर अंडरलाइन करने की। जहां आता हो वहां पे प्रॉपरली लिखो, चेक करने वाले उसे चेक करते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। इसमें पूरा पैराग्राफ लिखते हैं और सही जगह पर पंक्चुएशन करते हैं हम लोग, बरोबर है बात, ठीक है ना। पंक्चुएशन ऐसे होगा। फिर उसके बाद फिलअप्स आएगी। ये फिलअप्स आपकी है ना जनरल आएगी, जनरल ग्रामर पे प्रेपोजिशंस की ज्यादातर फिलअप्स आती है। प्रेपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, बरोबर, कंजक्शंस हैं, इन सब की आपके फिल इन द ब्लैंक्स आती है जनरल ग्रामर की ना। प्रेपोजिशन वो इन, एन, इन, ऑन, एट, अंडर, अंडर, अबोव, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, या कंजक्शन होते हैं एंड, बट, और, बरोबर। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन, ध, ऐसे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स की आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगी। 4 मार्क में 4 ब्लैंक्स होगी, चारों के आंसर भी होंगे ऊपर ब्रैकेट में, सही जगह पे खाली आंसर लिखना है। जैसे इसमें आती है ना फिल इन द ब्लैंक्स, वो चैप्टर वाइज आती है, ये जनरल ग्रामर की चैप्टर यहाँ बुक में से ही आएगा, या शायद बाहर का भी कोई पैराग्राफ आ जाए, जनरल ग्रामर के आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, ये सब चीजें इसमें रहेगी। और इसमें भी पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, पूरा पैराग्राफ खाली पंक्चुएशन में लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी खाली आंसर लिखना है, ठीक है ना, सिर्फ आंसर लिखना है उसमें। कि भाई इसके भी कोई रूल्स नहीं आते, ये जनरल ग्रामर के ऊपर ही है कि फिलअप्स आप लिखोगे उसमें, भाई जो भी क्वेश्चन आता हो, सपोज आंसर 40 आ रहा है ना, जो उसमें क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ हो कि भाई ये नंबर से देना है, तो वो नंबर बरोबर लिखना, मेंशन होता ही है उसमें। भाई सपोज आंसर 40 तो उसका आंसर लिख लो, आंसर 41 के आंसर 41 उसका आंसर लिख लो, ऐसे 4। कोई पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है आपको, खाली आंसर लिखना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में खाली आंसर। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 3 मार्क का आता है। अच्छा, 3 मार्क के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो आपके रूल्स के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना। हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, आप देखना हमारे ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो है वो वीडियो बना, पुराना भी है नया भी है, तो वो वीडियो देखो, उसके अकॉर्डिंग रूल्स के हिसाब से ये सॉल्व करना है। इसके तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा जो है वो पेपर सेट की, उतना ज्यादा अच्छा होगा। लिखते कैसे हैं, तो वही एक लाइन छोड़ के फिर वहां पे लिखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप लिख रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी आंसर हो, सपोज आंसर 42, और उसमें पूरा पैराग्राफ बना के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस वाइज नहीं होता है, इसे तो पैराग्राफ, अब कन्वर्जेशन होती है ना उसमें, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जेशन, कोई दो लोगों की बात है उसको इनडायरेक्ट में करना है, तो इनडायरेक्ट में करने के लिए पूरा पूरा पैराग्राफ उसमें लिखते हैं। अरे बात ध्यान, उसमें पूरा पैराग्राफ लिखना, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितने लाइन का बनता हो। और आखिरी में डू एज डायरेक्टेड आते हैं एमसीक्यू टाइप में, 5 मार्क के। इसमें जनरल आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिग्री आती है ना, वो रिमूव टू आता है, क्वेश्चन टैग आते हैं, ये सब टॉपिक आते हैं ना। हर टॉपिक के ऊपर हमने अलग अलग वीडियो बनाया है, आप एक एक बार देखना, प्रैक्टिस करना।
ठीक है, ये दोनों चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और डू एज डायरेक्टेड, ये जो आपके 8 मार्क की चीजें हैं, इसके लिए आपको जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। क्या मैंने वीडियोस बनाए हैं उनके लिए, और उसमें देखते जाओ कैसे कैसे रूल्स आते हैं, रूल्स वाइज हमें प्रैक्टिस करनी है। ये 3 आपके जनरल ग्रामर के आते हैं, ये थोड़े रूल्स वाइज आते हैं। और डू एज डायरेक्टेड भी एमसीक्यू टाइप है, तो पूरा पूरा सेंटेंस नहीं, सिर्फ ऑप्शंस, जो मेन ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यूज होते हैं वैसे ही। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लिख दी 2-3 लाइन की, फिर नीचे लिखते हैं एक लाइन छोड़ के कि डू एज डायरेक्टेड, और डू एज डायरेक्टेड में जो भी भाई आंसर 43 आता हो तो आंसर 43 उसमें ऑप्शन सी, फिर आंसर 44 उसमें ऑप्शन डी, खाली ऑप्शन लिखो। बराबर, सेक्शन सी में इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो भी टॉपिक लिख रहे हो सबके लिए बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल बीच में पहले हाईलाइट करो कि मैं ये टॉपिक लिख रहा हूँ, उसके नीचे फिर वो आंसर लिखो, पंक्चुएशन, फिर एक लाइन छोड़ के फिलअप्स, फिर फिलअप्स लिखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीच में लिखो, फिर ये लिखो। आप लोग ये बीच में नहीं लिखते ना, तो कैसा लगता है पता है, 31, 32, 33, 34, 35 सब आंसर लाइन वाइज है, पता ही नहीं चलता कौन सा कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है ना, वो बहुत खराब दिखता है यार, पेपर बहुत खराब दिखता है वो। ठीक है, तो इसीलिए ये बीच बीच में ये पार्ट रखो, जो भी लिख रहे हो टॉपिक वो बीच में लिखो, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ो। क्लियर है, समझ आ रही है बात? तो ध्यान दो इसमें। और सेक्शन डी और ई, उसके बारे में भी आप शॉर्ट में बता दे कैसे लिखना है। फिर सेक्शन डी और ई जो आपका आता है वो राइटिंग सेक्शन का आता है ना, राइटिंग पार्ट आपका आता है। अब इनके लिए हर एक टॉपिक का मैंने एक एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, हमारे दूसरे फैकल्टी के थ्रू हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो बना हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वो आप लोग वीडियो जाके देखो कि सेक्शन डी और ई कैसे लिखना है। बराबर, बाकी पेपर प्रेजेंटेशन उसमें ज़्यादा नहीं है, जैसे इसमें बताया वैसे ही, कि सपोज सेक्शन डी में आपका पहले कॉम्प्रिहेंशन आता है, वेरी शॉर्ट आंसर 4 मार्क के, ये कॉम्प्रिहेंशन अनसीन आता है, कोई भी कहीं से भी पैराग्राफ होगा उसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू नहीं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। तो उसको भी वैसे ही कि बिल्कुल बीच में लिखते हैं कॉम्प्रिहेंशन, हर सेक्शन नए पेज से ही, तो बिल्कुल बीच में कॉम्प्रिहेंशन, फिर वहां से शुरू करो भाई, सपोज आंसर 51 है तो आंसर 51, आंसर 52, बराबर ना, ऐसे एक एक लाइन में आंसर लिखना, एक एक लाइन, दो दो लाइन, जैसा आंसर हो वैसा आंसर लिखना है। तो बीच में कॉम्प्रिहेंशन, फिर डायरी या डायलॉग, दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो जो भी आप लिख रहे हो वही बात है कि जो भी, सपोज आपको डायरी लिखनी है तो ऊपर बीच में लिखो कि भाई डायरी, फिर उसको फॉर्मेट वाइज शुरू करो, जो भी आंसर हो, सपोज आंसर 55 तो यहाँ आंसर 55 ऊपर डायरी, फिर यहाँ से डायरी लिखना शुरू करो। इसका कैसा फॉर्मेट आता है, कैसे लिखते हैं, उसके लिए सबके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो आप उसमें फॉर्मेट से याद करो। अगर डायलॉग लिख रहे हो तो आंसर 55, क्योंकि देखो दोनों 55 क्वेश्चन ही होता है, जो भी हो, मतलब 55 या 50 जो भी नंबर हो वही क्वेश्चन होता है, तो उसी लिए पहले वो आंसर नंबर बरोबर रखो और ऊपर लिखो कि आप डायरी लिख रहे हो कि डायलॉग लिख रहे हो। ठीक है ना, ये मेंशन करना जरूरी है। फिर इसमें एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, तीनों में से कोई एक, तीनों होता है। अब तीनों के लिए सपोज होता है क्वेश्चन नंबर 56, तीनों के लिए सेम है, तो तीनों के लिए सेम है, तो तीनों में से जो लिखना हो वो मेंशन करो एक लाइन छोड़ के। यहाँ सपोज आप लिख रहे हो आंसर 56, भाई अगर आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो तो बीच में लिखो कि भाई नोटिस, कि भाई मैंने नोटिस लिखना शुरू किया है, कि नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर दोनों सेम रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग बना क्या रहे हो वो पता ही ना चले, इसलिए ऊपर मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, सेक्शन ई में भी वैसे ही नए पेज पे शुरू करोगे। सेक्शन ई के पहले आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो बिल्कुल बीच में लिखो रिपोर्ट, नंबर लगाओ जो भी उसका नंबर है, फिर रिपोर्ट लिखना शुरू करो। इसमें भी लेटर और ईमेल दोनों में से जो भी लिख रहे हो आप, तो भाई नंबर सपोज 58, बीच में लिखो लेटर या ईमेल, जो लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो लिखो लेटर, ईमेल लिख रहे हो लिखो ईमेल, फिर उसके बाद नीचे ईमेल लिखना शुरू करो। और ऐसे और स्टोरी में से भी जो भी आप लिख रहे हो वो लिखना भाई, बिल्कुल बीच में यहाँ नंबर लगाओ, जो उसका नंबर दे रहे हो, बीच में ऐसे तो ऐसे उसका नाम, फिर लिखना शुरू करो। बाबा स्टोरी लिख रहा है तो स्टोरी, फिर उसका टाइटल देकर शुरू करो, है ना। ऐसे और स्टोरी में तो टाइटल ऊपर जरूरी है ना, कि ऊपर टाइटल लिखो फिर शुरू करो। ठीक है, सब में कैसे कैसे फॉर्मेट आते हैं अलग वीडियो बना हुआ है, तो वो वीडियो एक बार आप देखो, उसमें ध्यान से दोनों वीडियो, सेक्शन डी का और ई का, आपको ध्यान रहेगा। बाकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखना, तो ही मार्क्स आपको बरोबर मिलेंगे। लेंथ वाइज भी कहो
तो उसमें भी अलग बताया, पर फिर भी अगर लेंथ वाइज आप लोग लिख रहे हो तो सबके लिए एक एक पेज लिखना है। सिर्फ ऐसे और स्टोरी है उसमें 2 पेज का होना है, 2 या सवा 2 पेज का इनफ है। 2 पेज भी बोर्ड की सप्लीमेंट्री बहुत बढ़िया आती है, 2 पेज भी लिखोगे तो भी बहुत है 8 मार्क के लिए। और बाकी सब में जो 4-4 मार्क का या 6 मार्क का आता है उसमें एक पेज इनफ है, एक पेज का ही, नहीं तो इतना टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन ध्यान में रखोगे ना, ऐसे लिखना भाई अच्छी तरह से। और टाइमिंग कहो ना भाई, कैसे टाइमिंग है, तो सिंपल टाइमिंग याद रखो, हर सेक्शन आपको आधे आधे घंटे में पूरा करना है। सिंपल सा टाइम मैनेजमेंट रहता है, हर सेक्शन आधे घंटे में पूरा करना है। बराबर, आपका आधा घंटा हो रहा है, घड़ी देख रहे हो कि हाँ भाई चलो अब पूरा हो रहा है आधा घंटा, तो उसने मैं फटाफट से कंप्लीट करूँ। हर सेक्शन को हाफ हाफ आवर में कंप्लीट कर लो तो आपका 2.5 घंटे में हो जाता है। उसके बाद भी आधा घंटा बचता है कि सपोज आपने किसी में 5 मिनट ज़्यादा लिए हैं, सब में भी 5-5 मिनट ज़्यादा लिए, तो वो कवर हो जाएगा। बराबर, सबके लिए 35 मिनट्स होते हैं, लेकिन मैं आधा घंटा ही बोलता हूँ कि आधे आधे घंटे में एक एक सेक्शन और हो जाता है। कोई सेक्शन में इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि आपको आधे घंटे से ज़्यादा लगे। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आधे घंटे में हो जाएगा। अब अभी भी जब पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करो, हर सेक्शन आधे आधे घंटे में हो जाना चाहिए, तो कवर हो जाएगी चीज़ें। अरे बात ध्यान, समझ रहे हो ना बातें? तो चलो फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करो अच्छी तरह से। ओके, दूसरे जो सब्जेक्ट है उसके भी आगे हम वीडियो देखते जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।